वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को। जो भी 11th क्लास के बच्चे इन वीडियोस को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर खत्म कर लिया है, वो की है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इट इज द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये आपके एनसीईआरटी का टाइटल है। कॉमनली लोग इसे सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये जो तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, आधे से अधिक लोग, क्योंकि आप बायोलॉजी ले लिए हैं तो कम से कम इतनी बात तो आप समझ गए ही होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हार्ट के बारे में, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इन ब्लू पाइप्स के बारे में जिन्हें आप वेन्स कहते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इन रेड पाइप्स के बारे में जिन्हें आप कहते हैं आर्टरीज। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इस पूरे कनेक्शन के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। आई नो, मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमें पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया गया। बेटा, इसके बाद हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर है, तो इसको वी हैव टू कंप्लीट। क्योंकि अगर मैं ये आपको आखिरी में कंप्लीट कराऊंगी तो आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैडम आपने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने पहले इसको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूं जो कि इससे रिलेटेड था, लाइक हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, इसलिए मैं आज सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू कर रही हूं। जिन लोगों को भी लग रहा है कि हमें पहले चैप्टर से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की पढ़ने की पेस बहुत अच्छी है। हम लोगों ने फटाफट 11th क्लास का पहला चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उसी पेस से हम लोग चलेंगे और ये वाला चैप्टर भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे और मैं आपको अच्छे से रिवीजन करवा पाऊंगी। सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये डायग्राम जो पीछे मैंने आपको लगाया है, एक्चुअली इसी सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो घबराना नहीं है कि ये भूत जैसा, चुड़ैल जैसा दिख क्या रहा है। ओके, सो दिस इज द हार्ट। सेंटर पे जो दिख रहा है वो क्या है? हार्ट। और ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है ना कि हम मुट्ठी बांधे खड़े हुए हैं, तो एक्चुअली आपका हार्ट ऐसे मुट्ठी बांधे जैसा दिखता ही है। रियल में भी अगर आप हार्ट यूट्यूब में डालेंगे ना तो आपको दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कोई चीज पड़ी हुई है जो कि मुट्ठी बांधे हुए है। डन। तो वी हैव सो मेनी पाइप्स जो कि आपके हार्ट से बाहर निकलती हैं। सम ऑफ देम आर ब्लू, सम ऑफ देम आर रेड। व्हाट आर दीज? लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलेशन? पहले मैं आपको ये बताती हूं, जो भी 10th क्लास, क्योंकि आपने 10th क्लास देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मुट्ठी में ऐसा मुट्ठी बंधी हुई है, तो ऐसा लगता ही है हार्ट। तो सबसे पहले हमको बच्चों ये जानने की जरूरत है बेटा कि सर्कुलेशन की जरूरत है क्या। ठीक है क्यों? ठीक, क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग रेस्पायर करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। ऑल द पॉइजनस गैस जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, उन सबको आपको शरीर से रिमूव करना है कि नहीं करना है? देन व्हाट इज द मीडियम? मीडियम इज द ब्लड। ठीक है, और इस मीडियम को आपकी बॉडी जो है जिस तरीके से घुमाती है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, उस सिस्टम को आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल वी नीड अ प्रॉपर चैनल। दिस चैनल इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। डन। ओके, तो जैसे कि हमारी बॉडी ने डाइजेशन सिस्टम के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनाए, हमने बहुत सारा बनाया, ग्लूकोज बनाया, फैट बनाया, लिपिड बनाया, एवरीथिंग, वी हैड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें बनाई, बट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना है? उसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड चाहिए, और ब्लड फिर उस न्यूट्रिएंट को पूरे शरीर में जहां जहां उसकी जरूरत होगी उसको पहुंचाता रहेगा। बदले में न्यूट्रिएंट जब आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा शरीर से? बताइए क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस से ब्लड में देंगे और फिर ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा? नहीं, फिर वो ब्लड लंग्स में आएगा और CO2 को आप बाहर निकाल देंगे। सो देयर इज अ मीडियम कॉल्ड ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट को बॉडी में पहुंचाता है और CO2 को लंग्स में लेके आता है। सपोज दैट, अब आप ये सोचो कि मान लो आपके पास ब्लड नहीं होता तो क्या होता? तो होता ये कि आपके शरीर में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती जाती,
बॉडी में पीएच का लेवल कम हो जाता और आप मर जाते। सो वी नीड अ प्रॉपर चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। डन? इतनी बात समझ में आई? नाउ लुक एट द स्लाइड्स, क्या लिखा है इसमें? We know that all the living cell require a constant supply of nutrient, oxygen and other essential substances, isn't it? भाई तुम जीवन जीने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मैडम खाना। अरे भैया खाना सबको चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? भाई सुबह उठ के सुबह से शाम तक रात तक सोते से उठने तक क्या लेते हो तुम? सांस। तो खाने से जरूरत ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो वी नीड न्यूट्रिएंट्स, वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है, वी नीड ऑल एसेंशियल थिंग जो कि शरीर के लिए जरूरत होती, किसी एक को भी अपन छोड़ नहीं सकते। और छोड़ना है तो बेटा छोड़ के देखो, 14-15 दिन बाद मुझे कमेंट में लिख के बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है? तो वी नीड ऑल द एसेंशियल थिंग्स जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी होती हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आपको एसेंशियल चीजें शरीर के लिए जरूरी हैं, वैसे शरीर भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, जैसे CO2 निकालता है, बहुत सारी और भी गैसेस निकालता है। इन सब चीजों को बॉडी से रिमूव होना चाहिए ताकि बॉडी आपकी हेल्दी बनी रहे। सो ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नीड टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, इजंट इट? क्योंकि अगर आपको इतना रेस्पिरेटरी सिस्टम भर भर के पढ़ाया है भाई, इतना तो पता होना चाहिए कि अगर CO2 का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो पीएच क्या हो जाता है? गिर जाता है और आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है और आप मर भी सकते हैं, ठीक है? Now therefore essential to have efficient mechanism, we need a efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and form the cell, ठीक है? तो हमें एक परफेक्ट मैकेनिज्म चाहिए ताकि हम इन न्यूट्रिएंट्स को सेल टू सेल ट्रांसफर कर सके और उस सेल से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके। डन? सो ये जो है ये आदमी है, ब्लू इज द वेन, रेड इज द आर्टरी, मुट्ठी शेप इज द हार्ट, ठीक? नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? हम लोगों ने ये पढ़ा कि वी हैव द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द 10th क्लास, ठीक है? हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि हमारे पास ब्लड है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास आर्टरीज है, हमारे पास वेन्स है, ठीक? ये अपनी बात हुई। पर अब आपको ये सोचना है क्या हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही सर्कुलेशन होता है? नो नो नो, ऐसा सर्कुलेशन हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। वी हैव द मोस्ट डेवलप्ड, स्मार्ट एंड वेरी मच इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग, पर हर कोई इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार नहीं होता। सोचिए अमीबा के बारे में, ठीक है? अमीबा अर्थ का सबसे, मतलब एक बहुत छोटा, अर्थ का सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, बट इट इज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक? छोटा होता है। तुम्हारे जैसे आर्टरीज, वेन और ब्लड होंगी क्या उसमें? नो। फिर भी उसे एक परफेक्ट सर्कुलेशन की जरूरत है जितनी उसकी बॉडी है उसके हिसाब से। तो उनके बॉडी में क्या होता है? साइक्लोसिस, ठीक है? अगर मैं एक छोटे से अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करूं तो उनमें क्या पाया जाता है बच्चों? उनमें पाया जाता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है कि इसमें जो पानी होता है, पूरा अमीबा जो है आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन मेथड से पानी को अंदर ले लेता है, और जब वो पानी को अंदर लेता है तो पानी के थ्रू क्या क्या आते हैं? उसके पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसके पास क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। डन? अब साइक्लोसिस प्रोसेस के दौरान जो है अमीबा को क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? पानी दिया जाएगा जितनी उसकी जरूरत है, न्यूट्रिएंट दिया जाएगा जो कि उसकी जरूरत है, और क्या दिया जाएगा? ऑक्सीजन दिया जाएगा। बदले में अमीबा क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2, जो उसी पानी को दिया जाएगा जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे, और फिर पानी बाहर हो जाएगा। पर इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए पानी का कंटिन्यूअसली मूवमेंट होना जरूरी है, नहीं तो पता चला इस पार्ट को ऑक्सीजन मिल गया, इस पार्ट को मिला ही नहीं, तो बेचारा इसका ये वाला आर्म कट के गिर गया। तो ये चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है कि वी हैव ब्लड, we have proper circulatory system, but if we are talking about the smaller organism, they have some different type of mechanism, like amoeba has the cyclosis, ठीक है? amoeba has the cyclosis. cyclosis is the method जिसमें पानी जो है वो इधर से उधर ट्रैवल करता है और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और सेम मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। ओके, डन? कोई बात इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। जैसे इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ब्लड जो होता है इट इज अ मीडियम। क्या होता है ब्लड? ब्लड इज अ मीडियम जो कि न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट को बॉडी में लंग्स के थ्रू बाहर करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, ठीक है? और वी हैव सो मेनी और डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, पर अभी हम गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक? पर हर ऑर्गेनिज्म में रेड कलर का ब्लड हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए मीडियम भी हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन है तो किसी के पास जो हीमोरिथ्रीन है,
किसी के पास हीमोसाइनिन है, जैसे कॉकरोच के पास जो ब्लड होता है वो होता है हीमोसाइनिन, जो कि कलरलेस ब्लड कहलाता है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम टू, लाइक वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वैसा ही मीडियम भी होगा. अब अमीबा को किसी ब्लड की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो पानी ही पूरा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सफिशिएंट होता है. जैसे स्पॉन्जेस को जरूरत नहीं होती ब्लड की, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सिलेंट्रेट्स को भी जरूरत नहीं होती, पानी से ही चीजें ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं. जैसे कि प्लेटेहेल्मिन्थ्स जो है इनके पास ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है, बट इट इज नॉट द ब्लड. ब्लड कहाँ से शुरू हो जाता है? ब्लड शुरू हो जाता है आपके क्या कहते हैं एनिलिडा से, पर इट इज नॉट द कलरफुल ब्लड. अगर आप किसी केचुए को काटेंगे तो कभी उससे खून निकलता हुआ नहीं देखेंगे कि आपने केचुआ काटा और धर 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 खून निकलने लगा, ऐसा कभी नहीं होता बेटा. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. जैसे ब्लड हमारा रेड होता है वैसे किसी का ब्लड कलरलेस भी होता है. जैसे कि ग्रास हॉपर का ब्लड ग्रीन होता है, तो ऐसे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. ठीक है, पर मीडियम शुरू कहां से होता है? एनिलिडा से शुरू होता है. कलर वाला ब्लड किसके पास है? तुम्हारे पास होता है, बर्ड्स के पास होता है. जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता होगा कि जब भी हलाल करवाते हैं तो खून निकलता है. इसका मतलब ये कि जैसा ब्लड हमारे पास है वैसे उनके पास भी है. तो आपको समझ में आया कि जैसा ऑर्गेनिज्म रहता है वैसा ही उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रहता है, वैसे ही उनके ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी रहते हैं. ठीक है, देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक, देखो मैं अभी तुमको कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूं. ठीक, आई एम जोकिंग. सो देखिए, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे स्पंजेस. ठीक है, हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है मैडम ये स्पंजेस क्यों आ रहा है, टेंशन नहीं लो भाई, पढ़ने वाले हैं पन. ठीक है, सो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, लाइक सीलेंट्रेट, सर्कुलेट वाटर. वाह वाह वाह, ये पहले बताया मैंने आपको कि स्पॉन्जेस हो गया, अमीबा हो गया और आपके सीलेंट्रेट हो गए, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. पानी से ऑक्सीजन लेंगे और पानी से ही कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी वेस्ट को बाहर कर सकते हैं. डन. So coelentrates circulate water present in their surrounding through their body cavities to facilitate the body cells to exchange the substances. Done. So there is no need of the blood in these type of small or simplest organism. बेटा कुछ जरूरत नहीं, पानी से काम चलेगा. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, सो ये आदमी भाग रहा है, ये छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं कि आधा लोग इसी को समझने लगे कि सीलेंट्रेट है. भाई ये हम लोग हैं. ओके, तो सीलेंट्रेट जैसे अमीबा मैंने यहाँ बना रखा है, तो इन सबको जरूरत नहीं होती किसी स्पेशल मीडियम, किसी स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम की. डन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये मे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म हैव परफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम. हो सकता है कि तीन जो ऑप्शन हो वो छोटे ऑर्गेनिज्म वाले हो, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट हो गए, अमीबा हो गए, ह्यूमन हो गए. तुमको किसमें टिक करना है बताइए? आपको दिमाग लगाना है कि जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतना कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जो जितना सिंपल होगा उसमें सिंपलेस्ट टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. तो साइक्लोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. डन. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अपन लोग बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि इफ देखो, मैं यही चीज आपको पहले भी बता रही थी और वही यहां पे लिखी हुई है. इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, blood is the commonly used body fluid for this purpose. Done. तो ये एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत ही हैंडसम आदमी है. अरे नहीं दिख रहा है, मान लो हैंडसम आदमी है भाई. इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ है ब्लड. इट मींस कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है बच्चों? क्या है बेटा? ब्लड. ठीक है, डन. ओके, कोई दिक्कत है इसमें? तो वैसे ही मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के मीडियम भी हो सकते हैं. जैसे हीमोसाइनिन हो गया, हीमोरिथ्रिन हो गया, ठीक है, हीमोवेनेडियम वाला भी हो गया, बहुत सारे होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, अनदर बॉडी फ्लूइड. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज इसके बारे में बताऊं. जैसे कि हमारे बॉडी में जो गैसेस होती हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं. बट हमारे बॉडी में एक और ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है ब्लड के अलावा. उस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को हम कहते हैं बच्चों लिम्फ. ठीक, क्या कहते हैं? लिम्फ. अच्छा, पता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं लसिका. ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है पर ठीक है, इसका नाम है लसिका. एक्चुअली लिम्फ इज द पार्ट ऑफ द ब्लड. ठीक है, लिम्फ किसका पार्ट है? रक्त का ही पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है. कैसे बनेगा ये इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में हम जानेंगे.
तो एक तो हमारे पास मीडियम के नाम पर क्या है बच्चों बताइए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक हमारे पास है ब्लड, क्या है ब्लड। दूसरा हमारे पास क्या है, लिम्फ। ठीक, सो वी हैव टू ट्रांसपोर्ट मीडियम, वन इज द ब्लड एंड सेकेंड इज द लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज द पार्ट ऑफ ब्लड but function is little bit different from the blood. So we have two medium, number one is the blood and number two is the lymph. ठीक, तो वैसे तो 90% या 80% ट्रांसपोर्टेशन ब्लड कर देता है, पर बहुत सारा, बहुत बड़ा, बहुत एक्सक्लूसिव फंक्शन है लिम्फ का, जो कि हम इन लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। इतने तक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कंफ्यूजन तो अभी शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग, जिसके चारों तरफ जो है ये जो डिस्क शेप की आपको दिखाई दे रही है, इट इज आरबीसी। तो ये बड़ा खुश है कि इसके पास बहुत सारा खून है और इसको अब एनीमिया नहीं होगा। मैडम ये अब एनीमिया क्यों बोल रही हैं आप, क्योंकि एनीमिया एक बीमारी होती है जो कि खून की कमी से होती है। ठीक है, चलिए अब ये जो आपको एक GIF या इसको वीडियो कह सकते हैं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग सा, अजीब सा लग रहा होगा, पर अजीब सा लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी। This is called as blood. So we have two types of transporting medium ना बच्चों, एक होता है blood, दूसरा होता है lymph। lymph के बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो कोई घबराने की, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चों। 10th क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है lymph के बारे में, उस वीडियो को आप देखना, तो थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड है ये। अच्छा ये मैडम ब्लड ऐसा तो नहीं दिखता हमें जब कटवट जाता है, तो बेटा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं दिखता है। ब्लड आपको लिक्विड दिखाई देता होगा, पर एक्चुअली अंदर से ब्लड कैसा होता है, ब्लड ऐसा ही होता है। तो ये जो इस पाइप से निकल रहा है, इस पाइप का नाम है ब्लड वेसल बच्चों। क्या है, ब्लड वेसल्स। मैंने आपको दिखाए थे ना इसके पहले वाले में, देखिए ये जो रेड रेड दिखे हुए, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। ओके, इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये चीज बह रही है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड। और ब्लड के अंदर ये डिस्क शेप की सेल्स होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं आरबीसी। मैडम ये बार बार ये व्हाइट कलर का क्या आ रहा है, दिस इज बेटा WBC। सो वी है, इतने तक तो हम ये समझ गए कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। वो क्या है वो बाद में जानेंगे, इतना समझ में आया कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। डन, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, अरे नहीं होने चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, सो दिस इज द ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड बह रहा है। ब्लड के अंदर मैग्नीफाई करके जब हम लोगों ने ये इमेज देखी, तो हमें ये समझ में आया कि ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, कुछ डिस्क शेप की होती है जिन्हें आप आरबीसी कहते हैं, और कुछ व्हाइट कलर की होती हैं जिन्हें आप कहते हैं WBC। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, इजंट इट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ब्लड के बारे में बताती हूँ कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, 9th क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ रखा है। 11th क्लास में भी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, जब हम लोग लिक्विड कनेक्टिव मीडियम के बारे में या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। डन, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि होता क्या है। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है बच्चों, ये एक लिक्विड कनेक्टिव ठीक टिश्यू है। ठीक, अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसको क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ध्यान से देखिए, बॉडी में आपको पता है इंसान से इंसान को कौन जोड़ता है, खून। और इंसान को इंसान से कौन जोड़ता है, खुद को कौन जोड़ता है, ब्लड। ठीक, तो याद रखिएगा कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, कुछ भी हो, सबके खून का कलर लाल ही होता है। कारण बताऊंगी, पर आपको यह समझना है कि इट इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के हर पार्ट में एक जैसा ही होता है। अगर आपकी बॉडी में उंगली को ऑक्सीजन चाहिए है तो ब्लड ही ला के देगा। इस वाली उंगली को चाहिए तो भी ब्लड देगा, इसको चाहिए तो भी ब्लड देगा, इसको चाहिए तो भी देगा, इसको चाहिए तो भी देगा। तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के हर पार्ट को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि ये एक लिक्विड है, इसलिए इसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। डन, आई बात समझ में। अब मेरी बात को समझना, जब हम लोग किसी भी बारे में या किसी भी टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैट्रिक्स। ठीक है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैट्रिक्स।
ठीक है। मैट्रिक्स इज द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है, ये आप लोगों ने टिश्यूज में पढ़ा होगा। तो अगर मैट्रिक्स सॉलिड हो तो टिश्यू भी सॉलिड होता है, जैसे कि बोन, ठीक। पर अगर मैट्रिक्स कैसा हो, लिक्विड, तो टिश्यू भी कैसा होता है, लिक्विड। जैसे आपका लिम्फ और ब्लड, इनका मैट्रिक्स क्या होता है, लिक्विड, ओके। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द स्पेस इन बिटवीन द टू सेल्स, ओके। सो इट हैज द फ्लूइड मैट्रिक्स, इसीलिए लिक्विड होता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ब्लड में दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स, ठीक। तो एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड सेल्स, डन, ओके। अच्छा मैडम, ये आपको कैसे पता चला? आप हमको ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ब्लड के दो पार्ट हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि बेसिकली ये होता कैसे है, ठीक है। जब हमारे अस्पताल में जब कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ पता है क्या करते हैं? सपोज दैट कि उसको कोई ब्लड टेस्ट कराना है, तो क्या करेंगे हम लोग उसका ब्लड निकाल लेंगे। उसके बाद उसका ब्लड निकालने के बाद ऐसी एक टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं, ठीक है। तुमको कभी अगर ऐसा लगता है कि ये कैसे होता है ना, तो तुम एक बार जो है एम्स जो है या किसी भी अस्पताल में जाके देखना कि तुम्हारे हाथ से, इस वाले आर्टरी से, वेन से ब्लड निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसे एक टेस्ट ट्यूब में टाइप के स्ट्रक्चर में आपके इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे ऐसा हिलाया जाता है। हिलाया क्यों जाता है? बताइए क्यों हिलाया जाता है? ताकि किसी एक जगह पे सेटल होकर ब्लड जम ना जाए। क्यों जमेगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद जब हम लोग उसको लैब में लेके जाते हैं, जनरली ये काम मैं रोज करती हूँ, डेली, ठीक है। कोरोना वायरस जो है बड़ा ही पेंडेमिक है, बड़ा ही फैला हुआ है, रोज काम है हमारा ये। तो जब हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल में, लैब्स में, then we'll put a tube into the centrifuge machine. Centrifuge is a machine जो कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को बहुत तेज स्पीड से घुमा देती है, ओके। then we'll put the tube into the centrifuge machine. Done? समझ गए? then we'll start the centrifuge machine at the 13 or 15,000 rotation per minute. It means ये मशीन जो होगी वो 15,000 बार गोल गोल घूमेगी एक मिनट में, ठीक है। तो हम सेट किस में कर देते हैं? हम सेट कर देते हैं 15,000 रोटेशन पर मिनट, ठीक, आरपीएम पे सेट कर देते हैं। अब तुम मुझे बताना कि अगर तुम्हें पकड़ के पैर से 15,000 बार एक मिनट में घुमाया जाए तो तुम्हारा क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारा हर कुछ बॉडी से अलग हो जाएगा। तो तुम्हें अब ब्लड के बारे में सोचना है कि इस टेस्ट ट्यूब को जब हमने सेंट्रीफ्यूज में रख दिया और 15,000 बार घुमाया तो इसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। जब इसके परखच्चे उड़े तो इसके दो पार्ट बने बेटा, ठीक है। इसके पार्ट सेपरेट होने लगे, तो जो लाइट वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया और जो डार्क वाला पार्ट था वो नीचे चला गया। जो ऊपर आया इसका मतलब ये कि उसका वेट लाइट होगा और जो नीचे सेटल हुआ इसका मतलब ये कि उसका वेट भारी होगा। जो ऊपर सेटल हुआ उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। नॉर्मली हम लोग जो है ज्यादातर टेस्ट जो होते हैं वो इसी से होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक। तो हमें ऊपर क्या मिल गया? प्लाज्मा, ठीक। उसके बाद हमें मिलेंगी नीचे जो सेटल रहेंगी, ठीक, उन्हें आप क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में एक बार आपको ब्रीफ में या ब्रीफ का कहूं कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। वी हैव आरबीसीज, ठीक, वी हैव डब्ल्यूबीसीज, ये हमें पढ़ना भी है अभी, एंड वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक। सो वी हैव प्लेटलेट्स, ओके। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। तो जब ब्लड को 13 या 15,000 बार एक मिनट में घुमाया जाता है तो इसके भी अस्थि पंजर अलग हो जाते हैं। ऊपर रक्त के, ब्लड के, खून के एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बन जाता है जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा। पूरा काम हम लोग पेशेंट का जो भी डिजीज पता लगाना उसी से लगाते हैं, नीचे का कोई काम नहीं। पर बॉडी में नीचे वाले पार्ट का काम है। नीचे सेटल होती हैं आपकी रेड सेल्स जिन्हें आप कहते हैं आरबीसीज। बीच में ये जो आपको व्हाइट बैंड दिख रहा है, ये व्हाइट बैंड जनरली लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, पर जनरली छोटा सा पतला सा व्हाइट बैंड बनता है। ये व्हाइट बैंड जो है ये किसकी वजह से बनता है? ये बनता है आपकी डब्ल्यूबीसीज जिन्हें आप ल्यूकोसाइट कहते हो, प्लेटलेट की वजह से। इन दोनों का कलर व्हाइट होता है, इसलिए इस बैंड का कलर भी क्या दिखाई दे रहा है? बताओ मुझे, क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट। तो सबसे लाइट वेट किसका हुआ? प्लाज्मा का। उससे लाइट वेट किसका हुआ? प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का। तो सबसे भारी कौन हुई?
इरिथ्रोसाइट या इन्हीं को आप कहते हैं बच्चों आरबीसीज, इन्हीं को आप क्या कहते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ये भारी होने के साथ साथ इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये नीचे सेटल हो जाती हैं। सो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द ब्लड. One is the plasma, which is the colorless or a straw color part of the blood, and second is the red settled part of the blood, which is called as blood cell. So I hope you learn this कि how many parts of the blood, कैसे ये दो पार्ट हम लोग काम करते हैं, कैसे बन जाते हैं दो पार्ट। ठीक है, अपने आप इसको रख भी दोगे ना ब्लड को तो अपने आप कलरलेस ब्लड धीरे 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 सेपरेट होने लगेगा, पर अपन को जल्दी काम करना है यार, भागती हुई दुनिया में कौन रखेगा, इसलिए अपन इसको घुमा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द मोस्ट एक्साइटमेंट वाला टॉपिक एंड मोस्ट एंथुजियाज्म वाला टॉपिक, तो जो कि है पार्ट ऑफ द ब्लड, जो कि बहुत डिटेल से अपने को पढ़ना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।